अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज जो हम कंट्री डिस्कस करने जा रहे हैं यूरोप का, उसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक रिच कंट्री है। और इसको जो है वर्कशॉप ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। वर्कशॉप ऑफ यूरोप। इसके अलावा इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। कॉकपिट ऑफ यूरोप। और लास्ट में एक और इसको नाम दिया जाता है कि बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो कैपिटल है वो है ब्रसल्स। और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के जो हैं वो हेडक्वार्टर्स यहाँ ब्रसल्स में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर इसकी करेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर यूरो करेंसी राइज है। और अगर यहाँ पर लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल डिवीजन है, क्योंकि यहाँ पर डच भी मौजूद हैं। डच यानी कि नीदरलैंड वाले। और राउंड अबाउट वो तकरीबन 60% है। इसी वजह से जो है इनकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो डच भी है। इसके अलावा फ्रेंच मौजूद है यहाँ पर, जो राउंड अबाउट 40% है। और फ्रेंच भी इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जर्मन यहाँ पर मौजूद है। इस और जर्मनी को भी इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी करार दिया गया। दोस्तों, अगर इनके अहम सिटीज़ की बात की जाए तो सबसे अहम सिटी तो ब्रसल्स आता है, जो इनका कैपिटल भी है। और यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं। और इसके अलावा एक इनका सिटी है जिसका नाम है एंट्रैप। और इसी एंट्रैप को जो है वो डायमंड क्वार्टर भी कहा जाता है दुनिया का। डायमंड क्वार्टर। दोस्तों, आगे अगर देखें हम इनकी जो है वो एयरलाइंस, जो फेमस एयरलाइंस हैं इनकी, उनकी बात की जाए तो सबीना एयरलाइन जो है इनकी एक फेमस एयरलाइन है, नेशनल एयरलाइन है। इसके अलावा इनकी एक न्यू ब्रसल्स एयरलाइन के नाम से भी एयरलाइन ऑपरेट करते हैं ये। न्यू ब्रसल्स एयरलाइन और सबीना एयरलाइन। दोस्तों, अगर इनकी न्यूज़ एजेंसी की बात की जाए तो बेल्जा न्यूज़ एजेंसी जो है, बेल्गा न्यूज़ एजेंसी, प्रेस एजेंसी, या बेल्जा प्रेस एजेंसी के नाम से एक इनकी न्यूज़ एजेंसी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्या होता है कि यहाँ पर जो है बादशाहत भी होती है, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड सी होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रॉपर होता है इनका, उसके अंडर जो है इनका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मौजूद होता है। जो मेजर जो है वो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, और जो मेजर फैसले होते हैं वो लेता है। इसके अलावा चीफ ऑफ स्टेट या हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो किंग होता है, लेकिन उसकी बड़ी लिमिटेड सी अथॉरिटीज होती हैं। तो यहाँ पर जो आजकल किंग हैं उनका नाम है किंग फिलिप। और ये इनके किंग हैं। और अगर तो प्राइम मिनिस्टर की बात कीजिए तो यहाँ पर जो करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर डी क्रू। ये हैं जी इनके प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी यही है। दोस्तों, अगर इसकी बॉर्डर की बात की जाए तो इसको जो है 4 कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं। बल्कि मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली हमारा बेल्जियम आ गया। इस साइड पे जो है नॉर्थ सी इसको लगता है। नॉर्थ सी। और नॉर्थ सी ही बेसिकली जो कॉस्ट है इसकी, ये लोएस्ट पॉइंट है बेल्जियम का। ठीक है। इसके बाद जो है इस साइड पर जो है इसको जर्मनी लगता है। यहाँ पर जो है इसको नीदरलैंड लगता है। इस साइड पर जो है इसको लग्जमबर्ग लगता है। और इस साइड से जो इसको फ्रांस टच लगता है।
तो दोस्तों ये इसकी बेल्जियम की जो है वो ज्योग्राफी थी कि बेल्जियम का जो है वो वन साइड से जो है नॉर्थ सी टच करता है। उसकी कोस्ट लाइन बहुत ही छोटी सी है, ओनली 66 किलोमीटर की इसकी कोस्ट लाइन है, कोस्टल लाइन जो होती है। इसके अलावा जो है वो इसकी जो बॉर्डर कंट्रीज मैंने आपको बता दिया, चार कंट्रीज हैं। फ्रांस है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है और नीदरलैंड है। और इसका जो लोएस्ट पॉइंट वो भी नॉर्थ सी बनता है। दोस्तों आगे देखते हैं कि बेल्जियम की जो हिस्ट्री है, शॉर्ट सी हिस्ट्री, जैसे हम हर कंट्री की डिस्कस करते हैं तो इसकी भी हम डिस्कस करते हैं। 1713 के अंदर बेल्जियम पर जो है वो ऑस्ट्रिया का कब्जा हुआ। मैंने आपको बताया कि उस टाइम ऑस्ट्रिया एक बहुत बड़ी एम्पायर होती थी, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। तो उसने जो है वो ऑस्ट्रिया ने इसको ऑक्युपाई किया। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि 1795 के अंदर जाकर ये पार्ट बन जाता है, बिकम्स अ पार्ट ऑफ फ्रांस। बेल्जियम जो है वो बिकम्स द पार्ट ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस का हिस्सा बन जाता है। और दोस्तों ये वही दौर था जब नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का किंग बनने वाला था। आपको पता है कि 1805 में जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो किंग बनता है फ्रांस का। और नेपोलियन बोनापार्ट। और 1815 के अंदर 1815 1815 के अंदर इसकी जो है वो बैटल होती है वाटरलू में। वाटरलू का मैदान बेसिकली इस वक्त बेल्जियम में मौजूद है। तो वाटरलू के मैदान में इसकी रशिया पर बेसिकली अटैक करने जा रहा होता है। तो वाटरलू के मैदान में जो है इसको शिकस्त होती है और वहाँ पर इसको शिकस्त देते हैं ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो है वो फ्रांस के जो किंग हैं या रूलर था उस वक्त, नेपोलियन बोनापार्ट, जो एक अजीम मतलब सोल्जर्स में, सिपह सालारों में इसका नाम गिना जाता है। इसको जो है वो शिकस्त दे देता है नेपोलियन बोनापार्ट को, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। और फिर इसके बाद इसको अरेस्ट करके जो है वो सेंट हेलेना भेज दिया जाता है। सेंट हेलेना ये बेसिकली एक आइलैंड था और यहाँ पर जो है उसको कैप्चर कर लिया जाता है, मतलब इसको कैद कर लिया जाता है। उसके बाद 1821 के अंदर जाकर जो है इसकी डेथ हो जाती है यहाँ पर। और होती किस वजह से है, क्योंकि ये जो वहाँ का जो पानी होता है उसके अंदर साइनाइड या जिसे कहते हैं संखिया, जहर की मिकदार जो थी वो, यानी कि एक तरह का काला पानी की सज़ा थी इसको। और वो वहाँ पर जो है पानी पीने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पे। तो दोस्तों वापस आते हैं 1815 में। 1815 में क्या होता है कि वियना की जो कांग्रेस होती है, क्योंकि वियना की जो उस टाइम ऑस्ट्रिया का सिटी वियना, उसका बहुत बड़ा एक ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर थी। वो क्या करती है कि बेल्जियम, हॉलैंड या नीदरलैंड जिसे कहते हैं, और लग्जमबर्ग को मिलाकर जो है वो एक जो है वो यूनाइट कर देती है। और बेसिकली इनको कहते हैं फिर बेनिलक्स कंट्री। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ मैं। बेनिलक्स कंट्री। बी फॉर बेल्जियम, एन फॉर नीदरलैंड और एल फॉर लग्जमबर्ग। तो ये बेनिलक्स कंट्रीज बन जाते हैं। तो ये सिर्फ कुछ 15 साल रहता है। उसके बाद जो है 1830 के अंदर जो है वो बेल्जियम जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान कर देता है कि मैं जो है वो इस जो यूनियन एक बनी हुई है इससे जो सेपरेट हो रहा हूँ। तो यहाँ से जो है वो इंडिपेंडेंस आ जाती है बेल्जियम की, इंडिपेंडेंस अनाउंस कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि जब 1914 के अंदर, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, क्योंकि बेसिकली ऑस्ट्रिया हंगेरियन एक किंग का मतलब सन होता है।
और वो बेसिकली वारिस होता है, वली अहद होता है। और वो जो जाता है सर्बिया के दौरे पर, वहाँ पे एक सर्ब सोल्जर जो है, सोल्जर है या बागी किस्म के लोग होते हैं, वो उसे जो है वो गले में गोली मार कर जो है उसको हलाक कर देते हैं। तो वो उसका नाम था फ्रैंक फर्डिनेंड। तो उसके जो है वो सन ऑफ द किंग की डेथ के बाद जो है वो फिर सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है। ऑस्ट्रिया जो है वो सर्बिया पे अटैक करता है, और जर्मनी जो है वो अ, उसके बाद रशिया वाली साइड, रशिया पे अटैक करता है। लेकिन रशिया जाने के लिए उसको बेल्जियम से रास्ता चाहिए होता है, बल्कि फ्रांस पे, सॉरी, रशिया, जर्मनी जो है वो फ्रांस पे अटैक करता है, लेकिन उसको उसके लिए रास्ता चाहिए होता है, तो वो रास्ता जो है वो बेल्जियम उसको प्रोवाइड नहीं करता। तो वो क्या करता है, बेल्जियम पे अटैक कर देता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जर्मनी जो है वो अटैक कर देता है बेल्जियम पे। दोस्तों, बेल्जियम का जो है यूके के साथ मुआहिदा हुआ हुआ होता है कि बेल्जियम को हर तरीके से यूके प्रोटेक्ट करेगा। तो फिर बेल्जियम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है यूके भी जो है वो वार में कूद पड़ता है। और इसी वजह से जो है बेल्जियम को जो है कॉकपिट या बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है, क्योंकि मेन काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, लाइक बैटल ऑफ वाटरलू जो है वो यहाँ पर लड़ी गई है। इसके अलावा जो हमने देखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है ये बैटल ग्राउंड बना रहा है। इसी वजह से इसको कॉकपिट, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ से सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा हो, या उसको कंट्रोल रूम कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कि बैटल ग्राउंड, ये अहम अहम जंगों का जो है वो बैटल ग्राउंड बना रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि 1940 के अंदर भी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, तो हिटलर जो है वो फिर दोबारा से जो है वो इसके अंदर इन्वेड कर देता है बेल्जियम के अंदर। जर्मनी जो है वो एडोल्फ हिटलर के अंडर इन्वेड करता है बेल्जियम के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 1993 में जो है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के जरिए जो यूरोपीय यूनियन कायम हुई थी, इसके जो है फाउंडिंग फादर में जो है वो ये बेल्जियम शामिल था, फाउंडिंग मेंबर्स में। तो ये थी एक शॉर्ट सी इसकी हिस्ट्री जो हमने डिस्कस की। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो अहम हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस के, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर मौजूद है। यूरोपीय यूनियन जो आपको पता है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के जरिए 1993 के अंदर कायम की गई थी। और इसको जो है वो, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है। ठीक है, और आजकल जो इसकी हेड है वो है रॉबर्टा मेट्सोला। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के बेशुमार जो है, पाँच के करीब जो है वो उसके बॉडीज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, जिसमें है यूनियन ऑफ काउंसिल है। इसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट है। तो ये भी जो है वो ब्रसल्स के अंदर ही मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें 1949 में कायम होने वाले नेटो की, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके करंटली जो है वो 31 मेंबर्स हैं, क्योंकि रिसेंटली 2023 में जो है वो इसको फिनलैंड ने भी ज्वाइन किया है रशिया के अटैक के बाद। तो फिनलैंड ने भी इसको ज्वाइन किया है। तो दोस्तों, 1949 में जो है वो नेटो की बुनियाद रखी गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी ब्रसल्स में मौजूद है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है जे स्टॉलनबर्ग या जेंस वर्ग। और इनका जो ताल्लुक है वो नॉर्वे से है। दोस्तों, इधर अगर फेमस रॉयल बिल्डिंग्स की बात की जाए, जो इनके शाही खानदान के हवाले से रॉयल बिल्डिंग्स मौजूद हैं, उनकी बात की जाए, तो यहाँ पर दो पैलेसेस मौजूद हैं। एक का नाम है रॉयल पैलेस ऑफ लाइकन, रॉयल पैलेस ऑफ लाइकन। ये दोस्तों बेसिकली रेजिडेंस है यहाँ के जो बादशाह हैं, किंग फिलिप, सॉरी इसको मैं रब कर देता हूँ। हाँ, जो इनके बादशाह हैं उनकी रेजिडेंस है, रेजिडेंस ऑफ किंग। और एक जो है रॉयल पैलेस ऑफ ब्रसल्स है।
रॉयल पैलेस ऑफ ब्रसल्स। यो बेसिकली इनका समझ लें सेक्रेटरीट है, या उसको जो है ऑपरेट करने की ऑफिशियल पैलेस है। सेक्रेटरीट कह लें या ऑफिशियल पैलेस कह लें, ऑफिशियल जो है वो पैलेस है जहाँ पर जो है वो ऑफिस के काम जो है वो अफेयर्स ऑफ द स्टेट अंजाम दिए जाते हैं। दोस्तों ये भी जो लाइकेंस हैं ये भी बेसिकली ब्रसल्स में ही मौजूद हैं, लेकिन इसको आपने इसके साथ मिक्स नहीं करना। ये रेजिडेंस के लिए है, और जो रॉयल पैलेस ऑफ ब्रसल्स है वो बेसिकली सेक्रेटरीट कह लें या उसकी ऑफिस के लिए जो काम है वो अंजाम दिए जाते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये बेल्जियम के मुतालिक था। बेल्जियम को वर्कशॉप ऑफ यूरोप इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो मॉडर्निटी जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांसमेंट, वो यूरोपियन स्टेट्स दूसरी स्टेट्स की निस्बत यहाँ पर थोड़ी जल्दी आई थी, और यहाँ पर जो है वो एडवांसमेंट जो है वो उसमें के मुकाबले में यूरोप के बाकी कंट्री से ये बेनिलक्स कंट्रीज ज़्यादा आगे थे, इस वजह से इसको वर्कशॉप ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो ब्रसल्स के बारे में अहम चीज़ें थी जो मैंने बताई हैं आपको, जो पास पेपर में पूछी गई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।